हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे, ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। तो होपफुली आपका कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं होगा। तो कल हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट किया है। तो चलिए उससे आगे आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये सारा का सारा मैं आप लोगों को कल पढ़ा चुकी हूँ और आज हमें यहाँ से शुरू करना है ना। आज हम लोगों को यहाँ से बच्चा क्या करना है, आपका शुरू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ आवर बॉडी? हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, या हमारे शरीर की इकाई क्या है? तो आप लोगों का बहुत सिंपल सा आंसर होता है कि मैम सेल यानी कि कोशिका जो है वो हमारे शरीर की एक इकाई होता है। यानी जिसमें हम अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बच्चा आप आंसर लगाओगे कि मैम कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी कि आपका कोशिका विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, या कोशिका की खोज इनमें से किसने की? तो कोशिका की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई 1665 में। 1665 में इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। अच्छा, रॉबर्ट हुक के लिए ना एक छोटी सी स्टोरी है। कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक की आपको कहीं पर भी एक जैसी पिक्चर्स नहीं मिलेंगी। एक मैंने लगाई हुई है, आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको कोई दूसरी पिक्चर भी मिल जाएगी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक बचपन से ही बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना कि आपके फॉरेन में अंग्रेज लोग बड़े सुंदर सुंदर से होते हैं, तो ये उतने अट्रैक्टिव, उतने सुंदर नहीं थे। तो बचपन में स्कूल में होता है किसी बच्चे को बहुत बुली कर दिया, तो वो बुली करते करते ना, मतलब ये सिर्फ स्टोरी है, देखो इसमें सच कितना है ये किसी को नहीं पता, बट एक स्टोरी है, सो दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये सुना रही हूँ। तो वो ये कहा जाता है कि इनको इतना ज्यादा बुली कर दिया कि इनको ऐसे लगता था कि अगर मैं किसी भी फोटो में खड़ा होऊंगा या मैं किसी फोटो में आऊंगा तो इससे फोटो खराब हो जाएगा। सो दैट्स वाई आप लोगों को कभी भी रॉबर्ट हुक का एक सिंपल फोटो कहीं पर भी सेम जैसा फोटो आप लोगों को नहीं मिलेगा, हर जगह अलग अलग फोटो आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो साइटोलॉजी आपका शब्द है ये किसने दिया? तो ये दिया हर्टविग ने, है ना। ये किसने दिया? हर्टविग ने दिया। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, यानी कि आधुनिक साइटोलॉजी, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? स्वानसन को। फादर ऑफ बॉटनी बता चुकी हूँ। फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स वॉल्टर फ्लेमिंग को। किसको? वॉल्टर फ्लेमिंग को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। फादर ऑफ साइटोलॉजी इंडिया में A K शर्मा को। इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है आपके? A K शर्मा। अब चलो आते हैं अपनी उस इंटरेस्टिंग स्टोरी पर कि आखिरकार कैसे सेल कोशिका की आपकी खोज हुई, है ना। सेल की यानी कि कोशिका की आपकी कैसे खोज हुई? तो 1665 में, जब तक हमारे पास में बहुत डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं बने थे, है ना, माइक्रोस्कोप जो थे वो आपके बहुत डेवलप्ड नहीं हुए थे, तो हुआ क्या बच्चा आपका, इन्होंने खुद से ही पहले एक माइक्रोस्कोप बनाया, क्योंकि इनको पता था कि अगर छोटी चीजों की जरूरत है तो लेंस का कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी हमको करना पड़ेगा। तो इन्होंने खुद से ही पहले क्या करा बच्चा, एक माइक्रोस्कोप बनाया। उस माइक्रोस्कोप पर इन्होंने रखा पेड़ की छाल को। किसको रख कर देखा इन्होंने? पेड़ की छाल को रखकर देखा। और जब इन्होंने पेड़ की छाल को रखा तो उसमें बहुत सारी, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, ये इस तरह से, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है इस तरह की संरचनाएं दिखाई दी। मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आपकी इस तरह से मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचनाएं इनको आपकी दिखाई दी। तो ये मधुमक्खी के जो छत्ते नुमा संरचनाएं इनको दिखाई दी, और इसमें बहुत सारा स्पेस ऐसे खाली था। तो इस खाली स्पेस को इनकी भाषा में सैला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैला, जिसका मतलब होता है खाली स्थान या वैकेंट रूम। तो इन्होंने इस खाली जगह को एक्चुअली में सैला कहा था, और फिर बाद में इसी सैला से सेल यानी कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति हो गई। कोशिका शब्द की उत्पत्ति हो गई। उसके बाद में बहुत सारा समय निकला, लोग आए गए, सबने अपनी नई नई थ्योरी बताई, लेकिन एक साइंटिस्ट 1674 में A V ल्यूवेन होक, एंटोनी वोन ल्यूवेन होक साहब आते हैं। तो ये अपने गार्डन में नॉर्मली मिट्टी के साथ में कुछ भी खेल रहे थे या गार्डनिंग कर रहे थे, तो इनके हाथों में फंसी मिट्टी, चिपचिपी सी मिट्टी, अजीब सी, इनको कुछ कुछ लगा उसके अंदर।
कि यार मिट्टी है, चलो देखते हैं कुछ। हालांकि मिट्टी अबायोटिक कंपोनेंट है, हवा पानी मिट्टी ये सब हम इनको अबायोटिक कंपोनेंट में काउंट करते हैं, लेकिन इनके पास में भी खुद से ही बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप था। उस माइक्रोस्कोप पर जब इन्होंने मिट्टी को रखकर देखा तो इन्हें उस मिट्टी में मूवमेंट दिखाई दिया। जो आज हमें पता है कि मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, ये उस समय के लिए बहुत नई बात थी। मैं 1600 की बात कर रही हूं, है ना। तो एक अबायोटिक कंपोनेंट और उसमें कुछ ऐसा जीव जैसी स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है, मतलब कोई चीज है जो चल रही है। तो ये उस समय के लिए बहुत मतलब एक तरह से बड़ी खोज थी। इन्हें लगा ऐसे ही कुछ होता है ना, कोई नई चीज देखो, अरे आंखों का वहम होगा, है ना, आंखों का वहम होगा। लेकिन फिर दोबारा से इन्होंने किया, फिर वही मूवमेंट दिखाई दिया, फिर अलग अलग तरह की मिट्टी के साथ में करके दिया, तो इनको हर मिट्टी में वो मूवमेंट दिखाई दिया। तब इनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि रॉबर्ट हुक भैया, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो आपकी मतलब जो शरीर होता है उसकी जो यूनिट है वो सेल है, वो कोशिका है। लेकिन जिस चीज पर आपने एक्सपेरिमेंट किया है, पेड़ की छाल, पेड़ की छाल डेड सेल से मिलकर बनी होती है, यानी मृत कोशिका से मिलकर बनी है। और हमारा शरीर मृत कोशिका से मिलकर नहीं बना है, हमारा शरीर तो जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना है। भाई हमें और पेड़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, हम पेड़ की छाल जैसे थोड़ी दिखते हैं। तो फिर खोज करते 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 इन्हें पता लगा कि ह्यूमन बॉडी, या ह्यूमन बॉडी तो नहीं कहेंगे, कि जो एनिमल्स हैं वो लिविंग सेल, उनके अंदर कैसी होती है, लिविंग सेल, जीवित कोशिकाएं होती हैं। और जो मिट्टी के अंदर इन्होंने खोज की थी वो क्या था बच्चा आपका, बैक्टीरिया। वो क्या था, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। तो अगर पूछा जाए प्रोटोजोआ की खोज किसने की, तो आप आंसर लगाएंगे ए वी ल्यूवेन होक साहब ने। बैक्टीरिया की खोज किसने की, ए वी ल्यूवेन होक साहब ने। और इनडायरेक्ट यदि हम कहें कि रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज की थी, तो मैम रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल यानी कि मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, मृत कोशिका की खोज की थी। इसके अलावा स्पर्म सेल की खोज, स्पर्म सेल्स की खोज, आरबीसी की खोज, आरबीसी की खोज, स्पर्म सेल की खोज, ये सब भी किसके द्वारा की गई है, ये सब भी एवी ल्यूवेन होक के द्वारा ही की गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद बहुत सारा समय बीता। अब हमारे सिलेबस के हिसाब से, पेपर के हिसाब से जरूरी है 1839, क्योंकि 1839 में आने वाली है अब आपकी सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, क्या बच्चा आपका, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी यानी कि आपका कोशिका सिद्धांत। ये सेल थ्योरी आपके दो लोगों ने मिलकर दी, स्केलेटन एंड टी स्वान। आप याद करोगे, स्वान, स्वान का मतलब क्या है, ये बहुत अच्छे जूलॉजिस्ट थे। और एनिमल की स्पेलिंग में भी देखो ए आता है और इनकी स्पेलिंग में भी ए आता है। ऐसे ही करके देखो याद करना पड़ेगा, नहीं तो पेपर में जाके ना हमें कुछ याद नहीं रहता कि कौन अच्छे बोटेनिस्ट थे और कौन अच्छे जूलॉजिस्ट थे। तो जो टी स्वान थे ये बहुत अच्छे आपके जूलॉजिस्ट थे, और जो स्केलेटन साहब थे ये बहुत अच्छे बच्चा क्या थे, आपके बोटेनिस्ट थे। ये बहुत अच्छे बच्चा आपके बोटेनिस्ट थे। दोनों ने मिलकर अपनी सेल थ्योरी निकाली, कोशिका सिद्धांत निकाला। और उस कोशिका सिद्धांत में क्या बताया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल एक दूसरे से अलग होते हैं। मैम कैसे होते हैं भाई, शेप तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूं। इसके अलावा प्लांट सेल में जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ये होती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। एनिमल सेल में जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। भाई देखो ये क्लासेस बहुत आराम से चलेंगी, बहुत स्लो प्रोसेस में चलेंगी, जिससे कि ताकि एक बार बच्चा पढ़े तो उसको दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत ना हो, है ना। हफ्ते में 5 दिन ये आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, 5 दिन बच्चा ये आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्लियर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो, आज हमें ये बात पता है कि हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होता है ना। हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होता है, या हमारे अंदर जो सेल्स आई हैं वो हमारे पेरेंट्स से आई हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1854 से 1855 के बीच की।
उस समय पर हमको ये बातें नहीं पता थी। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रुडॉल्फ वर्चाओ। क्या नाम है? रुडॉल्फ वर्चाओ। इन्होंने अपनी भाषा में, एक लैंग्वेज में शब्द बोला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल टू सेल, हमारी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर ही हमारी नई कोशिकाएं बनती हैं। इसका मतलब कि जो पेरेंट सेल हमारे शरीर में होती है, ये बात उस समय पर सबसे पहले किसने बताई थी? रुडॉल्फ वर्चाओ ने, कि जो पेरेंट सेल हमारे शरीर में होती हैं उनसे ही टूटकर बनती हैं डॉटर सेल। ठीक है, डॉटर सेल, पुत्री कोशिका। और याद रखेंगे, हम मेल डोमिनेटिंग कंट्री में रहते हैं, सभी लोग मेल डोमिनेटिंग कंट्री में नहीं रहते हैं, तो ये पुत्री कोशिका ही रहेगा हमेशा। पेरेंट सेल टूटकर किसमें आपकी टूटती हैं? डॉटर सेल, यानी कि पुत्री कोशिकाओं में आपकी टूट जाती हैं। कोई भी इसको पुत्र कोशिका ना लगाए, कोई भी इसको पुत्र कोशिका ना लगाए। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल टू सेल, ये बात किसने बताई थी? मैम रुडॉल्फ वर्चाओ ने बताई थी। किसने? मैम रुडॉल्फ वर्चाओ ने बताई थी। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग जंप लगाते हैं, किसके अंदर? सेल के अंदर। सेल के अंदर जंप लगाते हैं। तो प्लांट सेल तो सबसे ऊपर वाली लेयर आपकी सेल वॉल होगी, यानी कि आपकी कोशिका भित्ति होगी। इसके अलावा नॉर्मल जितनी भी सेल है प्लांट सेल के अलावा, ऐसा नहीं है सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, और भी बहुत सारे जीवों में होती है, वो मैं भी आपको बताऊंगी। सेल वॉल के अंदर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर झांकोगे तो साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के भी अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा? मैम न्यूक्लियस मिलेगा। क्या मिलेगा? मैम न्यूक्लियस मिलेगा। ये जो भी आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं ना, इन सबको डिटेल में करेंगे। मैं बोल रही हूँ चाहे मुझे 5 क्लास लगे सेल पढ़ाने में, लेकिन पढ़ाऊंगी डिटेल में, आराम से, तसल्ली से। चलिए अब सेल वॉल से देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन इस बार एएलपी में भी पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन में था आपका सेल्यूलोज, बट सही आंसर क्या होता है कि जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। मैम सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, और कैसे कार्बोहाइड्रेट है? ये पॉलीसैकेराइड है। ये क्या है बच्चा? आपके पॉलीसैकेराइड है, जिसमें 0% बच्चा आपका पानी होता है। और ये प्लांट को क्या प्रदान करता है? कठोरता, यानी कि रिजिडनेस। कठोरता यानी कि आपकी रिजिडनेस, ये बेसिकली आपकी प्रोवाइड करता है। तो सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है आपकी प्लांट की सेल वॉल। बट एग्जामिनर सिर्फ सेल्यूलोज ही लिख कर देगा, सो आप सेल्यूलोज ही आंसर लगाएं। दोनों दे दे, वैलेंट वुड ना दे तो समझ लेना कि सेल वॉल की बात हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, एल्गी होती हैं, जहां पर आपकी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन, अमाइनो एसिड और म्यूरामिक एसिड से मिलकर बनती है। लेकिन इसमें भी आपका एग्जामिनर सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकॉन ही लिखकर देता है कि बैक्टीरिया की यानी जीवाणु की सेल वॉल, कोशिका भित्ति, इनमें से किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। फंजाई, कवक की सेल वॉल, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आप आंसर लगाएंगे काइटिन की। इसके अलावा एल्गी, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज प्लस गैलेक्टोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की। सेल्यूलोज, गैलेक्टोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट्स की मिलकर बनी होती है। क्लियर? समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेल वॉल का काम क्या होता है? जिसके भी ऊपर सेल वॉल पाई जाती है तो ये शेप, रिजिडिटी और प्रोटेक्शन, इन तीनों में मदद करती है किसी भी लिविंग बीइंग के ऊपर अगर आपकी सेल वॉल पाई जाती है। नेक्स्ट है क्या? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट सारी सेल्स में पाया जाता है। इसी का नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, दोनों इसी के ही नाम होते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनर पूछ चुका है कि इनमें से किसका नाम प्लाज्मा लेमा है ना, या सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, वो दोनों ही क्वेश्चन पूछ चुका है कि सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है या प्लाज्मा लेमा, इनमें से किसका नाम है।
डिस्कवर्ड, किसने खोज की थी सेल मेम्ब्रेन की? तो कार्ल नेगी और क्रैमर, ये दो साइंटिस्ट हैं जिनको क्रेडिट जाता है किसको? सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली की खोज का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तो सेल ही हमको आंखों से नहीं दिखाई दे रही है, अब हम उसके अंदर घुस गए हैं, है ना। सोच रहे हो सेल अपने आप में ना, मेरे को लगता है जैसे हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं ना, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये जो पूरी चीजें हैं, ये एक सेल के अंदर सिमटी हुई है ना। जब डिटेल में हम उसको पढ़ते हैं, जूम करके देखते हैं, एनिमेटेड वे में देखते हैं, उसको अंदर से झांकने की कोशिश करते हैं, तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें सिमेट्री नजर आती हैं कि जब हम किसी यूनिवर्स की पिक्चर देखते हैं, किसी गैलेक्सी की पिक्चर देखते हैं, या फिर हम अपने ही प्लेनेट को देखते हैं, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज मुझे वहां पर नजर आती हैं। हो सकता है शायद भाई मेरी आंखों का धोखा हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अभी तक भी हमें नहीं पता। अब आपके दो साइंटिस्ट आते हैं, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, दो साइंटिस्ट आते हैं, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन आपके आते हैं, इन्होंने बताया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो कोशिका झिल्ली आपको दिखाई दे रही है कोशिका के ऊपर, ये अपने आप में दो लेयर से मिलकर बनी है। ठीक है, ये जो है बच्चा, ये आपकी अपने आप में दो लेयर से मिलकर बनी है। और ये दो लेयर कौन कौन सी हैं? तो ये दो लेयर हैं आपकी फोस्फोलिपिड। ये दो लेयर कौन सी हैं? तो ये दो लेयर है बच्चा आपकी फोस्फोलिपिड, यानी फोस्फेट और लिपिड से मिलकर ये आपकी बनी होती है। एक सेकंड का समय लेंगे। चलिए सब ठीक है, कुछ छोटा मोटा मुझे वो दिखाई दे रहा था, बट अभी ठीक लग रहा है। ठीक है, यानी जब हमने सेल मेम्ब्रेन को जूम करके देखा, क्योंकि समय काफी बीत चुका है, माइक्रोस्कोप आ चुके हैं हमारे पास में, तो हमने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, इस पर ये कुछ जैसे ऐसे गद्दा होता है ना डबल लेयर का, हमारे घर में कुछ कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर्स थी ऐसे, और ये बहुत लंबी और बहुत मतलब मोटी दिखाई दे रही थी, उसमें आंखों से तो नहीं दिखाई देगी। तो ये जो हेड वाला हिस्सा है, इसको जब स्टडी किया गया तो ये पता लगा कि ये तो फॉस्फेट से बना है। और ये जो पूंछ जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये पूंछ जैसी स्ट्रक्चर लिपिड यानी वसा से बनी है। तो हमने क्या बोला कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये किससे मिलकर बनी है? मैम ये फोस्फोलिपिड से मिलकर बनी है। ये किससे मिलकर बनी है? मैम ये फोस्फोलिपिड से मिलकर बनी है। बाई लेयर्ड होती है, यानी कि द्विपरतीय होती है। बाई लेयर्ड होती है, यानी कि द्विपरतीय होती है। अगर मैं इसकी मोटाई की बात करूं तो 75 एंगस्ट्रोम और नैनोमीटर में 7.5 नैनोमीटर होती है। सिंगर और निकोलसन ने ये जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया, हमने इस मॉडल को क्या नाम दिया? तो हमने इस मॉडल को नाम दिया है, मतलब उन्होंने ही नाम दिया था बेसिकली, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इनमें से किसके द्वारा दिया गया, कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इनमें से किसके द्वारा दिया गया। तो आप क्या आंसर लगाओगे कि जो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया? सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया। ठीक है जी, सिंगर और निकोलसन के द्वारा बच्चा ये आपका दिया गया। और इसमें हमने किसके बारे में बताया है? मैम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? मैम सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने इसमें आपका बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? इस कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? ये हमारे शरीर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के रूप में कार्य करती है। कैसे? देखो ऐसे समझो कि ये है आपकी सेल, और इस सेल के ऊपर, इस सेल के ऊपर इस तरह से ये गद्देदार स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, जो कि क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। जो कि क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और इस सेल मेम्ब्रेन पर बहुत सारे आपके रिसेप्टर्स लगे होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। तो ये जो बच्चा आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये छोटी सी आपके थोड़े थोड़े पोरस टाइप में भी होती है। जिस चीज की कोशिका को जरूरत है ना, तो भैया तुम आ जाओ, एंट्री करो। जैसे न्यूट्रिएंट हो गए आपके, बहुत सारे पोषक तत्व हो गए, वायरस, बैक्टीरिया, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनकी बॉडी की जरूरत नहीं है। तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, वो इम्यूनिटी सिस्टम यहीं से ही शुरू हो जाता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन देखेगी, अच्छा वायरस है, बैक्टीरिया है, बोलेगी भाई तेरी जरूरत तो नहीं है, तू क्यों आया यहाँ पर? ये अंदर नहीं आने देगी। मतलब
जिसकी कोशिका को जरूरत है भाई एंट्री करो, अंदर आ जाओ, और जिसकी जरूरत नहीं है हम तुम्हारी एंट्री अलाउड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में इस चीज के लिए बहुत ज्यादा आपकी क्लियर है। तो सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के रूप में कार्य करती है कौन? हमारी सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं इसकी आउटर सरफेस पर जो लगे हुए होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ये डिटेक्ट करने में काम करते हैं कि भाई इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि भाई जेली जैसी स्ट्रक्चर होती है, फ्लूइड रूप में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। अब अंदर क्या है आपका? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो केंद्रक की स्टडी को बोलते हैं कैरियोलॉजी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैरियो शब्द हम बायोलॉजी में न्यूक्लियस के लिए यूज करते हैं, केंद्रक के लिए यूज करते हैं। खोज किसने की थी न्यूक्लियस की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कहा? रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड प्लांट, जो ऑर्किड प्लांट है उसके जड़ों की सेल्स के अंदर आपकी इसकी खोज की गई थी। ये हमारी कोशिका का सबसे बड़ा भाग है। जो केंद्रक है ये हमारी कोशिका का सबसे बड़ा भाग है। न्यूक्लियस जो है बच्चा ये हमारी कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। इसी को हम ब्रेन ऑफ सेल एंड मैनेजर ऑफ सेल भी बोलते हैं। इसी को ब्रेन ऑफ सेल या मैनेजर ऑफ सेल भी आपका कहा जाता है। नो डाउट प्लांट सेल के अंदर एनिमल सेल के मुकाबले न्यूक्लियस का साइज काफी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल का ओवरऑल साइज बड़ा है, क्योंकि प्लांट सेल का आपका ओवरऑल क्या है बच्चा? साइज बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैमल्स में बहुत सारी सेल्स होती हैं भाई, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी आपकी सेल्स हैं। उन्हीं में से एक सेल है आरबीसी। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कोशिकाएं, जिसको ब्रेनलेस सेल भी कहा जाता है, बिना मस्तिष्क वाली कोशिका। तो क्यों बोलते हैं इसको हम बिना मस्तिष्क वाली कोशिका? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो जितने भी मैमल्स होते हैं हम सबकी कोशिकाओं में आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शन है ऊंट और लांबा। एक्सेप्शन है ऊंट और लांबा, इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। ऊंट और लांबा जो है इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा प्लांट सेल में जो फ्लोएम है, जो फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू फूड को ट्रांसफर करता है, जो आगे अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फूड को ट्रांसफर करता है। तो फ्लोएम के अंदर होती हैं सीव सेल्स। फ्लोएम के अंदर क्या होती हैं आपकी? सीव सेल्स होती हैं, चलनी कोशिकाएं होती हैं। जो क्या बच्चा? इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। दोनों क्वेश्चन, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता? आरबीसी। अपवाद क्या है? ऊंट और लांबा। ठीक है, प्लांट के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता? तो सीव सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। यहां तक कोई डाउट है तो भाई बताइए, अगर यहां तक कोई डाउट है तो बच्चा बताइए। ठीक है, हो गया एक क्विक रिवीजन आपका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्विक रिवीजन आपका हो गया होगा, थोड़ा सा शांति मिल गई होगी दिमाग को। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब न्यूक्लियस के अंदर है ना, अब तक जो जो चीजें आपने सेल के अंदर देखी है ना, अब तुम देखना अब न्यूक्लियस में ऐसे लगेगा कि यार ये तो अपने आप में एक सेल है ना, इसके अंदर भी अपने आप में एक अलग ही दुनिया है ना। न्यूक्लियस के ऊपर भी, जैसे हमारे शरीर में सेल मेम्ब्रेन, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन है ना, वैसे ही न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। और ये क्या होती है? ये आपकी पोरस होती है, छिद्र युक्त होती है। इसमें बीच बीच में आपकी खाली जगह होती है।
बीच बीच में आपकी खाली जगह होती है। इसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है, इसके अंदर भी यहाँ पर एक जेली जैसा फ्लूइड हमको दिखाई देता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। यहाँ पर ये धागे नुमा संरचनाएं हमको दिखाई देती हैं और इन धागे नुमा संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं मैम? इनको कहा जाता है आपका क्रोमेटीन। क्या कहा जाता है? क्रोमेटीन कहा जाता है। इसके अंदर एक और पार्ट होता है, ऐसे लगता है कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस है भैया, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस या इसको केंद्रिका कहा जाता है। इसको न्यूक्लियोलस या फिर बच्चा आपका केंद्रिका कहा जाता है। अब जैसे हमने सेल पढ़ा है वैसे ही हम न्यूक्लियस पढ़ने वाले हैं। अब हम सेम चीजें, सारी चीजें फिर से रिपीट करेंगे न्यूक्लियस के लिए। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली, जो किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और ये क्या काम करती है? सेम वही काम करती है जो सेल मेम्ब्रेन कर रही थी, कि जिस चीज की न्यूक्लियस को जरूरत है, बस सेलेक्टिव रूप में नहीं करेगी, इसका फिक्स है, क्योंकि देखो सेल मेम्ब्रेन ने छान दिया ना चीजों को। अब न्यूक्लियस के पास में क्या जाएंगे? पोषक तत्व ही जाएंगे। तो ये पोषक तत्वों के आदान प्रदान में मदद करती है। इसके अंदर क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर झांके थे तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर झांकेंगे तो न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कलर होता है? केंद्रक द्रव्य इनमें से किस रंग का होता है? तो आप आंसर लगाएंगे रंगहीन होता है। कोई कलर होता ही नहीं है, कोई कलर होता ही नहीं है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या था आपका? न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। केंद्रिका की खोज किसने की? फोंटाना ने। सेल डिवीजन कहां से शुरू होता है? तो आप आंसर लगाएंगे ये जो न्यूक्लियोलस है, ये जो केंद्रिका है, यहीं से सेल डिवीजन शुरू होता है, यानी यहीं से हमारी कोशिका डिवाइड होनी शुरू होती है। और ये केंद्रिका, न्यूक्लियोलस सेल डिवीजन के समय पर ही हमको दिखाई देते हैं। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सेल डिवीजन कहां से शुरू होता है, तो आप आंसर लगाएंगे सेल डिवीजन शुरू होता है आपका कहां से? न्यूक्लियोलस केंद्रिका से। और इनमें से कौन सा पार्ट है सेल का जो सिर्फ सेल डिवीजन के समय दिखाई देता है? तो भी आप आंसर लगाएंगे कि न्यूक्लियोलस केंद्रिका होती है। न्यूक्लियोलस यानी कि आपकी केंद्रिका होती है। नेक्स्ट, यहीं पर, अब न्यूक्लियस के अंदर ही हम घूम रहे हैं ना, यहीं पर क्रोमेटीन होते हैं, यानी धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। और ये धागे नुमा संरचनाएं आगे चलकर किस चीज में, अब हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं? डीएनए और आरएनए। क्योंकि न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर एक एसिड होता है, क्या? न्यूक्लिक एसिड। क्या? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड से ही अब आपका निर्माण होगा, या यहीं पर प्रेजेंट होते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। अब डीएनए और आरएनए से थोड़ा डिटेल में हम लोग क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं इनको पढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था फ्रेडरिक मिशर ने। आरएनए कैसा होता है? फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। याद रखेंगे ये डाईऑक्सी नहीं होता, ये डीऑक्सी होता है। आरएनए की जो स्ट्रक्चर है ये सिंगल हेलिक्स होती है, जिसके बारे में फ्रेडरिक मिशर ने ही बताया था। लेकिन जब डीएनए की स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया तो देखा ये तो डबल हेलिक्स है। और इसकी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था? वॉटसन और क्रिक ने बताया था। किसने? वॉटसन और क्रिक ने बताया था। मैम क्या हमारे पास कोशिका में कोई पार्ट ऐसा भी है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट और हम एनिमल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो पार्ट ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। कहा जाता है कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो दो सेल थी, फ्यूका एंड ल्यूका। फ्यूका एंड ल्यूका। लेकिन म्यूटेशन आप सबको पता है, प्रकृति का नियम है कि म्यूटेशन होगा ही होगा। बहुत लंबे समय तक आपका म्यूटेशन चलता रहा और उसी म्यूटेशन में माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके लिए कहा जाता है कि कभी एक सिंगल सेल के रूप में सरवाइव करता था, ये म्यूटेट हो गया, यानी कि ये अपने आप में इसने मर्ज कर लिया किसी दूसरी कोशिका के अंदर। लेकिन आज भी इसके पास सिंगल सेल वाली सारी प्रॉपर्टी है।
आज भी इसके पास में अपना खुद का डीएनए है और अपने खुद के राइबोसोम्स हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को भी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, सेल विद इन सेल भी कहा जाता है, सेल विद इन सेल भी कहा जाता है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड जो है मैम, भाई एसिड है तो कुछ ना कुछ केमिकल पाया जाएगा, कुछ ना कुछ तो केमिकल इसके अंदर उपस्थित होंगे। तो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा हमने इसको, ऐसा कौन सा एसिड पाया जाता है, किसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। किससे? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। मैम न्यूक्लियोटाइड तो हमने कहीं नहीं सुना, लेकिन न्यूक्लियोसाइड जरूर सुना है। तो डिफरेंस समझ लेते हैं, क्या होता है डिफरेंस। ये न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना होता है, एक है नाइट्रोजीनियस बेस, एक है शुगर और तीसरा है फॉस्फोरिक एसिड। इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड। जब हम नाइट्रोजीनियस बेस और शुगर को दोनों को कंबाइन बात करते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। तो आपके ऑप्शन में आपको मिलेगा न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बने होते हैं, तो आप आंसर लगाएंगे कि न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। या तो ऑप्शन में ये देगा, या नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर और फॉस्फोरिक। टाइड ऐसे याद करो, टाइड मतलब तीन चीज होंगी, एक दो तीन, और साइड मतलब दो चीज होंगी, साइड मतलब दो चीज होंगी, ऐसे याद कर लीजिए। दोबारा रिवाइज कराती हूँ। हमने पढ़ा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर न्यूक्लियोलस केंद्रिका, और फिर हम आए हैं न्यूक्लिक एसिड पर। न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए। ये डीएनए और आरएनए ही हमारे लिए बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है ना, रूट्स हमारे पास में यही हैं जेनेटिक मटेरियल के लिए। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तीन चीजें मतलब टाइड कह रहे हैं। पहला क्या है आपका? नाइट्रोजीनियस बेस, दूसरा है शुगर और तीसरा है फॉस्फोरिक एसिड। मैम हमने न्यूक्लियोटाइड नहीं देखा, लेकिन साइड जरूर पढ़ा है किसी किसी किताब में। तो साइड मतलब दो चीजें, नाइट्रोजीनियस बेस और शुगर को एक साथ कंबाइन करके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा, इसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? चलिए एक बार देख लीजिए, आराम से स्लाइड को देखिए। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब चलो थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं डीएनए और आरएनए। देखो आरएनए हमको सिंगल हेलिक्स ऐसा दिखाई देता है, डीएनए हमको डबल हेलिक्स ऐसा दिखाई देता है। लेकिन आपने देखा है इन पर ना कुछ अल्फाबेट लिखे होते हैं, ए टी सी जी, ए यू सी जी, ऐसे करके कुछ लिखा होता है। तो ये क्या लिखा होता है इन पर? तो डीएनए बना होता है दो पेंटोज शुगर और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। आरएनए बना होता है एक पेंटोज शुगर और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर। आरएनए बना होता है एक पेंटोज शुगर और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर, है ना? कितनी जल्दी, हाँ। जबकि यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्रॉस आगे, बेटा हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए और आरएनए दोनों में से हिस्टोन प्रोटीन किसमें नहीं होते? आरएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, क्योंकि ये आगे चलकर ना खुद ही प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, तो इसको प्रोटीन की जरूरत नहीं है। लेकिन डीएनए को प्रोटीन की जरूरत होती है, और कौन से प्रोटीन की? हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत होती है। तो आगे चलकर आरएनए मदद करेगा डीएनए के लिए प्रोटीन बनाने में। तो आरएनए बनाता है लेकिन अपने पास स्टोर नहीं करता, स्टोर नहीं करता है। अब ये जो अल्फाबेट लिखे होते हैं ये क्या होते हैं? तो डीएनए और आरएनए एट द एंड तो न्यूक्लियोटाइड से ही बने हैं ना भाई। एट द एंड न्यूक्लिक एसिड का है पार्ट है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड से बने होंगे। तो शुगर मैंने बोला था न्यूक्लियोटाइड शुगर, तो शुगर तो बता दी मैंने, पेंटोज शुगर है। लेकिन अब नाइट्रोजीनियस बेस भी तो होंगे ना। नाइट्रोजीनियस बेस कितने कौन से होते हैं? तो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं बच्चा आपके दो तरह के। कितने तरह के होते हैं मैम?
दो तरह के हमारे नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। छोटा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था भाई क्लास में। चलिए होपफुली अभी आपका सब कुछ वो लोग के है। तो क्या नाइट्रोजीनियस बेस, अब ये नाइट्रोजीनियस बेस जो है बच्चा ये होते हैं आपके दो तरह के, प्यूरिन एंड pyrimidine। कितना? प्यूरिन एंड pyrimidine। प्यूरिन को जब हम फर्दर आगे डिवाइड करते हैं तो ये दो पार्ट में, दो केमिकल्स में कह लीजिए, दो केमिकल्स में या दो नाइट्रोजीनियस बेस में डिवाइड होता है, एडिनाइन एंड ग्वेनाइन। एंड pyrimidine आगे चलकर तीन पार्ट में डिवाइड होता है, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। और आप लोग अब ध्यान से देखेंगे कि ये आपके वही अल्फाबेट लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पर आपका लिखा होता है ATCG। ATCG, तो ATCG का मतलब क्या होता है? एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वेनाइन। तो ये जो अल्फाबेट लिखे होते हैं ना, ये नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। आरएनए में लिखा होता है AUCG, यानी सेम है, तीन सेम है, एक बदलेगा बस यूरेसिल। एडेनाइन, ग्वेनाइन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो कोई कंफ्यूज ना हो, समझ लेना कि ये नाइट्रोजीनियस बेस की बात हो रही है। डीएनए के एक भाग, एक खंड को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। वही जीन जिनके कारण सब कुछ हमारी बॉडी में होता है, जेनेटिक मटेरियल, इसीलिए तो कहा जाता है, जिसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रोम। डीएनए के अंदर पानी में घुलनशील होता है, किसके कारण? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, जिसके कारण डीएनए पानी में घुलनशील होता है। डीएनए की चौड़ाई कितनी होती है? तो डीएनए की चौड़ाई होती है 20 एंगस्ट्रोम। कितनी होती है?
20 एंगस्ट्रोम। डीएनए के अंदर एक भाग को यदि जीन यानी कि खंड कहते हैं, तो इसके अंदर ये जो आपको ऐसी पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही है ना, ये डिवीजन होते हैं 10, एक पार्ट में 10 डिवीजन होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये होगी 3.4 एंगस्ट्रोम। ये कितनी हो जाएगी आपकी 3.4 एंगस्ट्रोम बच्चा हो जाएगी। ठीक है, अब इससे ज्यादा और डीएनए में क्या ही आपका क्वेश्चन पूछेगा। अब बढ़ते हैं आरएनए पर। तो आरएनए होता है 3 तरह का। कितनी तरह का? 3 तरह का। आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए कोशिका के जिस भी भाग को, प्रोटीन की जरूरत है ही कोशिका को, तो ये मैसेज ले जाने का काम करता है एमआरएनए। प्रोटीन बनाने में मदद करता है आरआरएनए और ट्रांसफर करने में मदद करता है टीआरएनए। ऐसे समझो कि राइबोसोम्स मेन होते हैं हमारी कोशिका में जो प्रोटीन बनाते हैं। तो ये मैसेज लेकर गया, ये मैसेज लेके गया एमआरएनए कि चलो भैया प्रोटीन की जरूरत है। अब राइबोसोम्स ढीला पड़ गया, तो आरएनए इसकी मदद करेगा कि भाई रुक जा, ज्यादा जरूरत है, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, ये प्रोटीन बनाने में मदद करेगा। फिर आएगा टीआरएनए की भाई बन गया, हो गया काम, तो चलो लेके चलते बनो, तो चलो लेके चलते बनो। ठीक है, इसके आगे बच्चा अब हम लोग आपकी क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में आपका कंटिन्यू होगी ये क्लास। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है सो प्लीज जरूर बताना कमेंट करके, और साथ ही साथ इस क्लास को बाकी लोगों तक, बाकी बच्चों तक भी पहुंचाना शुरू कीजिए। ऐसे ही आराम आराम से हम लोग आपका सिलेबस इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट साइंस आपको पढ़ाई जाएगी यूट्यूब पर, पहली बार थ्योरी में इतनी डिटेल में आपको आज तक कहीं पर किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। तो चलिए भाई, अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।